साथियों नमस्कार, मैं दिलीप मझवार। पिछले वीडियो में मझवार समुदाय के अंतर्गत अपनी जात के उत्पन्न होने के जो भ्रम फैले हुए हैं, उस भ्रम के जाले को साफ करने की एक छोटी सी कोशिश मैंने की थी। सवाल उठता है कि ये भ्रम के जाले मझवार समुदाय के अंदर कैसे आए। सबसे पहले और सबसे बड़ा कारण यह है कि मझवार समुदाय के अंदर शिक्षा का अभाव है। आज़ादी के 77 साल के बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि संपूर्ण भारतवर्ष में मझवार समुदाय के 100% लोग शिक्षित हो चुके हैं। अभी भी हमारे शिक्षा का अगर प्रतिशत में आंकड़ा प्रस्तुत किया जाए तो शायद यह आंकड़ा 25-30% से ऊपर नहीं जा पाएगा। साथियों, मैं यहाँ अक्षर ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ शिक्षा की बात कर रहा हूँ, ज्ञान की बातें कर रहा हूँ। अक्षर ज्ञान तो किसी न किसी को, सबको लगभग का या नाम लिखने तक सीमित है, लेकिन वो नहीं। शिक्षा का एक स्तर होना चाहिए। अगर आप बात करें तो कम से कम माध्यमिक शिक्षा तक पढ़ा होना अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो संपूर्ण भारतवर्ष में आपके समुदाय के केवल 25 से 30% लोग ही निकल कर आएंगे। यह सुखद विषय वस्तु है कि अब हमारे और आपके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हम शिक्षा के प्रति जागरूक हुए हैं, लेकिन अभी जहां और भी है, अभी बहुत सारा आसमान हम लोगों को नापना है। साथियों, हमने चर्चा की थी कि हमारे समुदाय के लोगों के अंदर उपनाम को लेकर तमाम प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं और एक दूसरे में ऊंच नीच का भाव भी है। इसीलिए हमारे और आपके बीच में रोटी बेटी के संबंधों का बहुत प्रगाढ़ संबंध स्थापित नहीं हो पाया है। अगर ये संबंध प्रगाढ़ हो पाता तो बहुत अच्छी बात होती। यह सोशल मीडिया की देन है कि हम लोग काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और इन संबंधों को धीरे धीरे और प्रगाढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। भ्रम की स्थिति पैदा होने के सबसे मूल कारणों में है हमको इतिहास को देखने की दृष्टि न मिलना है। हमारे लोग पुराणों को ही आधार बनाकर रामायण, महाभारत, उपनिषदों से जो है अपने इतिहास को तलाशने की कोशिश करते हैं और ये इतिहास एक नए भ्रम को जन्म दे देता है, क्योंकि पुराण प्रमाणिक नहीं है। अगर आप इस इतिहास को देखने की दृष्टि को समझना चाहते हैं तो हम आज इस पर ही चर्चा करेंगे। साथियों, जब आप इतिहास को देखने की नई दृष्टि पा लेंगे तो कौन सा इतिहास सही है, इसको आप स्वयं ही जान पाएंगे। भारतीय इतिहास के 3 प्रकार हैं। पहला, मान्यतावादी इतिहास। दूसरा, शैक्षणिक इतिहास। तीसरा, उत्खनन का इतिहास। मान्यतावादी इतिहास ये कहता है कि जिस चीज़ को आपने जान लिया है और जो भी आपको बताया जा रहा है आप उसे मान लीजिए, उसको छानने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऐसा लोग मानते हुए आए हैं और यही सत्य है। आपके बाप दादा मानते आए हैं, बाप दादा के बाप दादा मानते आए हैं, संपूर्ण लोग मानते हैं, आदरणीय लोग मानते हैं, धर्माचार्य मानते हैं, माता पिता मानते हैं। इसलिए ये मान्यता है, अतः इसको मान लेना ही उचित है। यह मान्यतावादी इतिहास है। वैश्विक पटल पर इसको मान्यता मिल पाना संभव नहीं है। साथियों, वैश्विक पटल क्या, अगर आपने महात्मा गौतम बुद्ध के इस सूक्त वाक्य को जरा भी ग्रहण किया है कि जानो छानो तब मानो, तो आप इसको कतई मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन हमारा मझवार गोंड तुरैया समुदाय जो है बहुत ही भोला भाला है। यह अपने आप को मृत व्यक्ति की जंघा से उत्पन्न हुआ भी मान लेता है, ब्राह्मण पिता और शूद्र स्त्री के संसर्ग से पैदा हुआ भी मान लेता है। केवल इतिहास की समझ न होने के कारण ऐसा है और इन सब के पीछे अशिक्षा ही मूल कारण है। दूसरा, शैक्षणिक इतिहास। शैक्षणिक इतिहास यानी जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, जो किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है, उसको मान लेना ही शैक्षणिक इतिहास है। लेकिन कहाँ लिखा हुआ है यह भी सोचने का विषय है। अगर वो कागज़ पे लिखा हुआ है तो आपको मानने के पहले यह देखना पड़ेगा कागज़ आया कहाँ से।
तो साथियों, कागज चीन में पैदा हुआ 202 ईस्वी में, यानी दूसरी शताब्दी में जिस कागज का जन्म चीन में होता है उसे भारत तक आते आते 13वीं शताब्दी बीत जाती है, यानी 13वीं शताब्दी में वह भारत पहुंचता है। और कागज के आने के बाद कागज पर ही आपके ये समस्त ग्रंथ दिखाई देते हैं, जिनमें निषादों के वर्णशंकर होने की, निषादों की उत्पत्ति होने के तमाम जो है भ्रमजाल दिखाई देते हैं, लिखे हुए मिल जाते हैं। तो क्या 13वीं शताब्दी के पहले मझवार, गोंड, तुरैया, धीवर इत्यादि जलवंशी समुदाय के लोगों का कोई अस्तित्व नहीं था? तो नाव चलाने वाले किस नाम से पुकारे जाते थे? मछली मारने वाला किस नाम से पुकारा जाता था? जल, जंगल, जमीन पर आश्रित लोग किस जात के माने जाते थे? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। तो शैक्षणिक इतिहास भी जो है बहुत ज़्यादा प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। तीसरा और सबसे अंतिम है उत्खनन का इतिहास। उत्खनन का इतिहास एक ऐसा इतिहास है जिसको मिटाया नहीं जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता, झुठलाया नहीं जा सकता। उत्खनन के इतिहास से ही सिंधु घाटी की सभ्यता धरती का सीना फाड़कर बाहर निकलती है और ये बतलाती है कि आज से 5000 साल पहले मानव सभ्यता का इतिहास था। आज से 5000 साल पहले जो सभ्यता थी वह सभ्यता आज की सभ्यता के समक्ष विकसित थी, क्योंकि उसके ईंटों की कार्बनिक जांच करेंगे तो यह पाएंगे कि यह 5000 वर्ष पुराना है। तो उत्खनन के इतिहास में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में महात्मा बुद्ध के अवशेष उजागर हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के शिलालेख उजागर हैं, सम्राट अशोक के शिलालेख चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर उत्खनन का इतिहास गा रहे हैं। भ्रमवंशियों ने जो भ्रामक स्थितियां पैदा की हैं, यह उत्खनन का इतिहास उस भ्रामक स्थिति को काट खड़ा करता है। जब हम उत्खनन के इतिहास को बारीकी से अध्ययन करेंगे तो भ्रमवंशियों द्वारा फैलाए गए इस भ्रम जाल को काट पाएंगे, पाखंडवाद का सामना कर पाएंगे, ब्राह्मणवाद का सामना कर पाएंगे और उनके द्वारा फैलाए गए इस ऊंच नीच के भेदभाव को दूर कर पाएंगे और अपने इतिहास को समझने की एक नई दृष्टि को प्राप्त करेंगे। श्रृंगवेरपुर के इतिहास को भी जानने की एक नई दृष्टि आपको मिलेगी। आगे और भी तमाम कुछ कहना है, लेकिन एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं कहा जा सकता। अंत में इस उद्घोष के साथ आपसे विदा होना चाहूँगा कि शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और संघर्ष करते रहिए जब तक आपका उत्थान न हो। जय हिंद, जय मझवार।